Okay, dear friends, in income tax we are learning salary. In salary till date we have learned many things. Many small example we have done. We also learn various rules and we have also completed few example. Today we are discussing one of the example of salary, that example number 32 of Raj Limited. This example also asked in the Gujarat University examination 2017 and in Saurashtra University 2018. In this example total 13 points is given. Okay, normally this kind of example ask for 14 marks. Okay, so this example is very unique. Many new points also included in this example. Start with the salary. Point number 1. Here for the Raj person, Mr. Raj, for previous year 2019-20, and we have to calculate our assessment year 20 and 21. We have to calculate his total taxable salary. Okay, first point is basic salary. What is basic salary? He joined on 1/7/2015 in the grade pay of 20,000 dash 2,000 dash 26,000 dash 5,000 dash 56,000. Okay, so this is his scale of salary, and when he joined on 1/7/2015, and we supposed to calculate for the year 2019 and 20. The increment falling due to every year on 1st July. Okay, now this is the unique grade pay or salary is given. Now how to calculate this salary? Means he joined on 1/7/2015 in the scale of 20,000, so he get 20,000 salary every year. Okay, in the year of 2015 and 16, every year he gets increment on 1st July. So in a very next year in 2016 he gets increment of rupees 2,000. Then next year also he get 2,000 increment. Then next year also 2,000. That we have to reach up to 26,000. Okay, this kind of calculation we will see in board, so you can easily understand. यहाँ वो 20,000 रुपये की नौकरी पर लगा है 2015 में. हर साल 2,000 की सैलरी का इजाफा मिलेगा, मतलब 20 + 2 22 होगा. फिर दूसरे साल और 2,000 सैलरी बढ़ेगी तो 22 + 2 24 होगा. फिर उसके एक नेक्स्ट ईयर बाद उसकी सैलरी फिर 2,000 बढ़ेगी, 24 + 2 26,000 सैलरी होगी. तो जब उसकी सैलरी 26,000 होती है उसके बाद हर साल उसको 5,000 का इंक्रीमेंट मिलेगा. कितने का? 5,000. कब तक? जब तक उसकी सैलरी 56 नहीं हो जाती. तो 26 और 5 31 हो गए. फिर नेक्स्ट ईयर में 5,000 इंक्रीमेंट जुड़ेगा तो 31 और 5 36 होंगे. फिर 5,000 इंक्रीमेंट जुड़ेगा तो 36 और 5 41 होंगे. तो ऐसे करके हमें सैलरी उसकी बढ़ानी है, हर साल बढ़ानी है. 15 से लेके 15 में नौकरी ज्वाइन की थी तो 2019-20 में उसकी सैलरी कितनी होगी ये हमें ढूंढना है. ये यूनिक एग्जांपल है, यूनिक पॉइंट है सैलरी कैलकुलेशन का. एक चीज़ और है, अगर ये सैलरी गलत आई तो सारी चीज़ें गलत आएगी, क्योंकि नॉर्मली जब हम HRA गिनते हैं, ग्रेजुएटी गिनते हैं, या फिर हम फर्नीचर का कैलकुलेशन करते हैं, एकोमोडेशन का कैलकुलेशन करते हैं, सब में सैलरी आती है. तो अगर ये सैलरी गलत हुई तो सारे पॉइंट्स बाद में गलत हो जाएंगे, तो इसको बहुत ध्यान से गिनना है. सेकंड पॉइंट है डियरनेस अलाउंस. तो टोटली क्या है? टैक्सेबल, सारा का सारा टैक्सेबल हो जाएगा. दूसरी बात, डियरनेस अलाउंस में कहीं पर नहीं लिखा है कि रिटायरमेंट बेनिफिट में जाता है, प्रोविडेंट फंड के बेनिफिट में जाता है, पेंशन के बेनिफिट में जाता है. तो ये BABC में या कहीं पर भी जुड़ेगा नहीं, रिटायरमेंट बेनिफिट में है नहीं. बोनस और कमीशन 32,000 मिला है, बराबर है, वो भी टैक्सेबल होगा, वो लिखना पड़ेगा. एंटरटेनमेंट अलाउंस, ये प्राइवेट कर्मचारी है, बराबर है. तो प्राइवेट एम्प्लॉय होने के कारण एंटरटेनमेंट अलाउंस प्राइवेट एम्प्लॉय को सब पूरा का पूरा टैक्सेबल हो जाता है, पूरा का पूरा टैक्सेबल. 2,000 रुपये पर मंथ है तो इंटू 12 करना पड़ेगा. तो टोटल जो 24,000 आएगा, 24,000 का 24,000 पूरा क्या हो जाएगा? टैक्सेबल हो जाएगा. चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस 1,200 रुपये पर मंथ मिला है, 1,200 पर मंथ मिला है. तो टोटल कितना होगा? 12 महीने का कितना मिला होगा? 1,200 × 12 14,400 जितना मिला होगा उसको अराउंड, बराबर. अब उसमें से रूल के हिसाब से जो टैक्स फ्री अमाउंट आती है वो लेस करनी पड़ेगी. 1 चाइल्ड के लिए ही मिला है, बराबर. तो 1 चाइल्ड का जो भी होगा वो टैक्सेबल टैक्स फ्री अमाउंट यहाँ लेस करनी पड़ेगी. नेक्स्ट पॉइंट नंबर 6 है, द एम्प्लॉयर हैज़ प्रोवाइडेड इन फ्लैट. फ्लैट मतलब एकोमोडेशन आ गया, साथ में फर्नीचर भी दिया है. एम्प्लॉयर मालिक ने पेज रेंट फॉर 16,000 पर मंथ. देखो ये फर्नीचर, ये जो मकान उसको मिला है, ये मकान मालिक ने क्या किया है? भाड़े पे लिया है, बराबर है. तो भाड़े के रूल्स आएंगे. अगर कंपनी का खुद का मकान होता, मालिक का खुद का मकान होता तो रूल अलग आते. एकोमोडेशन के सारे रूल आपको यहाँ याद होने चाहिए. दूसरा, द एम्प्लॉयर हैज़ परचेज अप एंड प्रोवाइडेड फर्नीचर ऑफ 5,84,000.
उसको फर्नीचर भी खरीद के दिया है तो फर्नीचर का भी हवाला उसके साथ जुड़ेगा, बराबर। ये हम बोर्ड पे कैलकुलेशन देखेंगे। एम्प्लॉयर हैज प्रोवाइड अ कार विथ अ ड्राइवर, देखो कार भी दिया है और ड्राइवर भी दिया है। ऑल एक्सपेंसेस बोर्न बाय द एम्प्लॉयर, कार का सारा खर्चा कौन पे कर रहा है, मालिक पे कर रहा है। अब कार के लिए रूल है, जब कंपनी या मालिक कर्मचारी को कार देते हैं और ड्राइवर भी देते हैं तो उसके लिए उसको टैक्स भरना पड़ता है, उसकी भी टैक्स लगता है। तो टैक्स के रूल क्या है, यहाँ पेज नंबर 145 पे उसके टैक्स के रूल दिए हैं। ये रहा, ये टेबल आपको याद करना पड़ेगा। टेबल में क्या है, कार को 2 पार्ट में बांट दिया है। पहली है 1600 सीसी से कम कार जिसको 1.6 लीटर कहते हैं, और 1600 सीसी से ज़्यादा कार जिसको 1.6 लीटर से ज़्यादा उसका इंजन बड़ा होता है। सीसी मतलब क्यूबिक कैपेसिटी, बराबर, कार की कैपेसिटी आती है। तो 1600 सीसी से कम कार के लिए ये 2 रूल लागू होंगे, और अगर कार बड़ी है 1600 सीसी से ज़्यादा की है तो ये 2 रूल लागू होंगे। रूल में क्या है कि जो मेंटेनेंस एंड रनिंग एक्सपेंस मतलब कार को चलाने का खर्चा अगर मालिक देता है तो ये 2 रूल आएंगे, और अगर कर्मचारी एम्प्लॉय खुद पे करता है तो ये 2 रूल आएंगे। रूल क्या है, 1600 सीसी से कम की कार है, अगर मालिक खर्चा दे रहा है तो पर मंथ 1800 रुपया टैक्स भरना पड़ेगा कर्मचारी को, और ड्राइवर का 900 रुपया, शेफर का कितना भरना पड़ेगा, 900 रुपया टैक्स। और अगर एम्प्लॉय खुद सारा खर्चा पे कर रहा है कार का तो फिर 600 रुपया उसको टैक्स भरना पड़ेगा हर मंथ, और 900 रुपया ड्राइवर का खर्चा उसको पे करना पड़ेगा, टैक्स भरना पड़ेगा 900 रुपये पर। अगर कार बड़ी है 1600 सीसी से ऊपर की है तो अगर मालिक खर्चा दे रहा है तो 2400 रुपया पर मंथ उससे टैक्स पे करना पड़ेगा, और ड्राइवर का 900 रुपया रहेगा। और अगर वो कार का सारा खर्चा मेंटेनेंस खर्चा वो खुद भुगतता है तो 900 रुपया पर मंथ टैक्स भरना पड़ेगा, और ड्राइवर भी दिया है तो ड्राइवर का कितना पे करना पड़ेगा, 900 रुपया। तो ये टेबल आपको याद रखना है। अब हमारा एडजस्टमेंट देखते हैं, क्या दिया है, एम्प्लॉयर हैज प्रोवाइड कार विद ड्राइवर, मतलब कार और ड्राइवर दोनों उसको मिले हैं। एक्सपेंसेस बोर्न बाय द एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर ही कार का सारा खर्चा पे करता है, कर्मचारी नहीं भुगतता है, सारा खर्चा कौन पे करता है, मालिक। द एम्प्लॉयर हैज परचेज द कार इज फॉर ऑफिस एंड प्राइवेट यूज एंड हैज 1.8 हॉर्स पावर, क्यूबिक कैपेसिटी सीसी कितना है 1.8 मतलब 1.6 से ज़्यादा, बराबर है। हॉर्स पावर कहो, सीसी कहो, लीटर कहो, तो 1.6 या 1600 याद रखना है, उससे ज़्यादा है और मालिक पे करता है तो ये रूल आएगा। कौन सा आएगा, ये, उसको 2400 रुपये पर मंथ टैक्स भरना पड़ेगा, और 900 रुपया उसको ड्राइवर भी दिया है साथ में विथ ड्राइवर को यहाँ शेफर कहते हैं। तो ड्राइवर का 2400 और 900 तो 2400 रुपया, बराबर, क्योंकि मालिक का सारा खर्चा पे करता है, ड्राइवर भी दिया है तो ड्राइवर का 900, टोटल उसको 3300 रुपया पर मंथ टैक्स पे करना पड़ेगा। क्यों 3300, क्योंकि कार क्या है 1.6 सीसी से ज़्यादा है, बराबर, 1.6 सीसी से ज़्यादा है। एम्प्लॉयर सारा खर्चा पे करता है और कार और ड्राइवर दोनों मिला है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, ये पर मंथ 3300 रुपया टैक्सेबल होगा, 12 महीने का गिनना पड़ेगा हमें। द एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट्स 40% ऑफ बेसिक पे टूवर्ड्स टू रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, उसके प्रोविडेंट फंड में मालिक पैसा डालता है। कौन डालता है, मालिक। कितने परसेंट, 14%। 12% टैक्स फ्री होता है। कितना टैक्स फ्री होता है, 12%। 12% टैक्स फ्री हुआ तो 2% क्या हो जाएगा, टैक्सेबल, उसकी गिनती हमें करनी पड़ेगी। इंटरेस्ट, चलो जो प्रोविडेंट फंड है उसमें हमें हर साल इंटरेस्ट भी मिलता है, तो इंटरेस्ट क्रेडिटेड टू हिज प्रोविडेंट फंड अकाउंट 9.5%। तो इंटरेस्ट अगर 9.5% के हिसाब से इतना जमा हुआ है तो 9.5% के हिसाब से ही टैक्स फ्री होता है। अगर ज़्यादा जमा हुआ था 10% या 12% तो बाकी का हम लेस कर देते। मैक्सिमम टैक्स फ्री कितना है, 9.5%। तो यहाँ 9.5% के हिसाब से जमा हुआ है तो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, टैक्स फ्री, 1 रुपया भी टैक्स भरना पड़ेगा नहीं। एम्प्लॉयर हैज़ मेड द डिडक्शन फ्रॉम हिज पे एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन 14% ऑफ बेसिक पे। याद रखो, यहाँ मालिक उसके प्रोविडेंट फंड में पैसा डालता था, यहाँ कर्मचारी का खुद का पैसा जाता है। किसका जाता है, कर्मचारी का खुद का। एम्प्लॉयर हैज़ मेड, यहाँ की डिडक्शन फ्रॉम हिज एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, बराबर, उसके खाते से कटा है। उसके खाते से कितना कटा है, 14। तो उसके खाते से जो भी पैसा कट के प्रोविडेंट फंड में गया है वो सब यहाँ नहीं आता है, वो एक तरीके का उसके लिए क्या है, इन्वेस्टमेंट माना जाएगा। क्या माना जाएगा, इन्वेस्टमेंट। तो वो पॉइंट यहाँ नहीं आता है, वो बाद में लास्ट में जब सारी डिडक्शन लेस करते हैं तब इन्वेस्टमेंट में 80C में वो जाएगा, 1.5 लाख तक वो टैक्स फ्री होता है। तो यहाँ कर्मचारी का खुद का पैसा गया है वो नहीं आएगा। मालिक ने डाला है 14% तो 12% टैक्स फ्री होगा, 2% टैक्सेबल होगा। कर्मचारी का खुद का गया है तो वो पॉइंट यहाँ आएगा नहीं।
वो पॉइंट लास्ट में इन्वेस्टमेंट में आता है पर यहाँ आता नहीं है। प्रोफेशनल टैक्स ऑलरेडी उसकी सैलरी से काट लिया गया है 2400 रुपये, तो लास्ट में जो हम स्टैंडर्ड डिडक्शन सारी डिडक्ट करते हैं उसमें वो लेस हो जाएगा। ये 2 पॉइंट याद रखने हैं। रिकवरी ऑफ टोकन रेंट एकोमोडेशन 10% ऑफ बेसिक पे, मतलब देखो यहाँ पॉइंट नंबर 7 में उसको क्या दिया था फ्लैट, बराबर 6 में क्या दिया था फ्लैट, वो फ्लैट मुफ्त में नहीं दिया था, उसके बदले उसकी सैलरी का कितना परसेंट काट लिया है, 10% काट लिया है, बराबर। तो ये चीज़ भी याद रखनी पड़ेगी कि उसकी सैलरी से कितना काट लिया है, 10% काट लिया है, तो 10% भी यहाँ लेस होगा। यहाँ याद रखना पड़ेगा हमें एडजस्टमेंट नंबर कौन सा आएगा, 10, 11 और 12वां एडजस्टमेंट जो है वो यहाँ पर हमें लेना पड़ेगा। 13वां एडजस्टमेंट क्या कहते हैं, रिकवरी ऑफ एक्सेस कमीशन पेड ड्यूरिंग द ईयर 4000। कमीशन देखो ऊपर कहीं कमीशन आया है, ये रहा, बोनस एंड कमीशन 32,000 था, तो उसको 32,000 बोनस एंड कमीशन मिला था, पर यहाँ क्या कह रहे हैं, उसको गलती से कमीशन 4,000 रुपये ज़्यादा दे दिया था, तो उसको रिकवरी कर लिया मतलब वापस ले लिया, तो उसको कमीशन 4,000 पूरे साल में ज़्यादा दिया था, जो देना था उससे वो वापस ले लिया, तो कंपनी ने यहाँ 32,000 कमीशन दिया था, तो एडजस्टमेंट नंबर 13 के हिसाब से 4,000 वापस ले लेंगे, तो अभी उसका कितना आएगा, 28,000 ही हमें यहाँ कमीशन लेना पड़ेगा। ये सारा कैलकुलेशन करना है, बोर्ड पर करना है, मैं बोर्ड पर करवा रहा हूँ, उसके हिसाब से इसका सॉल्यूशन आएगा। हम बोर्ड पर इसका सॉल्यूशन देखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, जो हमने राज लिमिटेड का जो सम देखा उसको हम बोर्ड पर कैलकुलेशन कर रहे हैं। श्री राज लिमिटेड का सैलरी स्टेटमेंट बनाना है, बराबर है। प्रीवियस ईयर 1920, असेसमेंट ईयर 2021 सैलरी का स्टेटमेंट बनेगा। जो 13 पॉइंट्स दिए वो 13 के पॉइंट्स यहाँ लिखने हैं, बराबर है। सबसे पहला है बेसिक सैलरी, बराबर, यहाँ आएगा पर्टिकुलर, यहाँ आएगा टैक्सेबल अमाउंट, जो भी टैक्सेबल अमाउंट आती है वो यहाँ पर हमें लिखना है। सबसे पहले बेसिक सैलरी, सैलरी का सबसे बड़ा एडजस्टमेंट है। सैलरी में सबसे पहले क्या कहा है, उसका एडजस्टमेंट सॉल्व करते हैं। वो नौकरी पर कब लगे थे, 1/7/2015 को। जब नौकरी पर लगे थे तब उसकी सैलरी, उनकी सैलरी कितनी थी, 20,000 रुपीज थी पर मंथ। कितनी थी, 20,000। तो वो एक साल, हर साल इंक्रीमेंट उनका कब आता है, जुलाई में आता है। इंक्रीमेंट कब आता है, इंक्रीमेंट जुलाई, बराबर, ये याद रखना है। जुलाई में उनकी सैलरी बढ़ती है हर साल 1 जुलाई को। तो 1/7/15 को नौकरी पर लगे थे, 30/6/2016 तक उनकी सैलरी कितनी रही होगी, 20,000। फिर एक साथ आया तो हर साल जुलाई में इंक्रीमेंट आता है, तो उनका इंक्रीमेंट आएगा, तो 20,000 सैलरी है, हर साल इंक्रीमेंट कितना आएगा, 2,000 आएगा। कब तक 2,000 आएगा, जब तक उनकी सैलरी 26,000 नहीं हो जाती तब तक। तो ये 20,000 है, बढ़ के 2,000 रुपए का इंक्रीमेंट आया, अभी यहाँ उनकी सैलरी कितनी हो जाएगी, 22,000, बराबर। 30/6/2017 तक उनकी सैलरी कितनी रहेगी, हर महीने 22,000 रुपए। फिर 1 जुलाई 2017 आया, फिर जुलाई में उनको इंक्रीमेंट मिलता है, फिर इंक्रीमेंट कितना मिला होगा, 2,000 का फिर इंक्रीमेंट मिलेगा उनको, तो 22,000 में 2,000 रुपए और जुड़ जाएंगे, उनकी सैलरी कितनी हो जाएगी, 24,000 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 30/6/2018 तक उनकी सैलरी कितनी रहेगी, 24,000। फिर 1/7/2018 फिर आया, जुलाई महीना आया, फिर उनकी सैलरी में 2,000 रुपए का इजाफा होगा, 2,000 रुपए और बढ़ेंगे, और उनकी सैलरी कितनी हो जाएगी, 26,000 हो जाएगी। 26,000 सैलरी कब तक रहेगी, 30/6/2019 तक रहेगी। क्लियर। फिर जुलाई आया, 1 जुलाई 2019 आया, फिर उनकी सैलरी बढ़ेगी, पर नियम क्या है कि जब तक उनकी सैलरी 26,000 होती है तब तक ही 2,000 का इंक्रीमेंट मिलेगा। जैसे ही उनकी सैलरी 26,000 हो जाती है उसके बाद उसका इंक्रीमेंट कितना हो जाता है, हर साल 5,000 मिलेगा। कितना मिलेगा, 5,000। तो पहले 3 साल 2,000 मिली, अब इंक्रीमेंट कितना हो जाएगा, 5,000 रुपए। तो 26 और 5 31,000 होंगे। कितने होंगे, 31,000। 1/7/19 से लेकर 30/6/2020 तक उनकी सैलरी कितनी होगी, 31,000। अब हमारे यहाँ प्रीवियस ईयर कौन सा है, 19-20। प्रीवियस ईयर कौन सा है, 19-20। तो उसमें कितनी सैलरी मिली होगी वो हमें गिनना पड़ेगा। उसमें कितने महीने आते हैं, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च। 19-20 के इतने महीने आते हैं। अब देखो अप्रैल 19 याद करें, मतलब यहाँ 1/7/18 से लेकर 30/6/19, तो यहाँ पर होगा, बराबर है। तो 19 में अप्रैल, मई और जून, यहाँ 19 में उनकी सैलरी कितनी होगी, 26,000। 26 और 26,000 कितनी होगी, 30 जून 2019 तक, ये 19 ही है, बराबर है। तो 30 जून 2019 तक उनकी सैलरी हर महीने कितनी होगी, 26,000। फिर 1 जुलाई 2019 आया, ये रहा जुलाई,
19 का जुलाई, 1 जुलाई 2019 से उनकी सैलरी कितनी है 31,000। 31, 31, 31, 31, 31, 31, 31, 31 और मार्च तक कितनी रहती है 31। मार्च के बाद भी 31 रहती है, अप्रैल मई जून में, पर वो कौन से साल में आता है 20-21 में आता है। अभी हमें कौन सा ईयर लेना है 19-20, हमारा प्रीवियस ईयर कौन सा है 19-20। तो ये उनकी एक साल की सैलरी हुई जो हमारा प्रीवियस ईयर है 19-20। कितनी होगी 26,000 3 महीने मिली, तो 26 इंटू 3 कितना आएगा 78,000 सैलरी, और 31,000 इंटू कितने महीने 31,000 मिला 9 महीने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 महीने का टोटल कितना होगा 2,79,000 बराबर। तो ये 3 महीने की सैलरी, ये 9 महीने की सैलरी, टोटल सैलरी उनकी कितनी होगी 3,57,000। ये उनकी सैलरी आई, एक महीने की सैलरी उनकी कितनी आई 3,57,000 बराबर है। तो इस तरीके से सैलरी गिना जाता है। हर साल अगर कोई बंदा 4 5 6 7 साल पहले नौकरी लगा हो और उस टाइम पे उसकी सैलरी 10,000 हो और हर साल उसको 2,000 5,000 का इंक्रीमेंट मिले, तो हमें तो प्रीवियस ईयर में उसकी क्या सैलरी होगी वो गिननी पड़ेगी। प्रीवियस ईयर में भी हमारे मंथ कौन से आते हैं अप्रैल से लेकर मार्च तक आते हैं, और इंक्रीमेंट कब मिलता है जुलाई में मिलता है। तो पहले के 3 महीने उसकी पुरानी सैलरी होगी, बाकी के महीनों में नई सैलरी आएगी इंक्रीमेंट वाली सैलरी, तो इस हिसाब से उसकी गिनती की जाती है। तो हमारे यहाँ पहला पॉइंट कंप्लीट हुआ। हम लिख सकते हैं एज पर नोट नंबर 1, इसको दे दो नोट नंबर 1, सैलरी कितनी आई 3,57,000। याद रखना ये सैलरी सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बाकी सारी चीजों का कैलकुलेशन सैलरी पे आता है। बाकी सारे पॉइंट हम किस पे लेते हैं सैलरी पर लेते हैं बराबर है। तो चलो हमारा पहला एडजस्टमेंट क्लियर हुआ। अब हम दूसरा एडजस्टमेंट देखते हैं। दूसरा क्या दिया है डियरनेस अलाउंस, महंगाई भत्ता पूरा का पूरा टैक्सेबल होता है बराबर, जिसको कहते हैं डीए डियरनेस अलाउंस। टोटल अमाउंट कितनी है 1,70,400, पूरा का पूरा क्या हो जाएगा टैक्सेबल हो जाएगा, पूरा का पूरा टैक्सेबल। क्लियर। पॉइंट नंबर 1 2 ओवर। पॉइंट नंबर 3 बोनस एंड कमीशन। पॉइंट नंबर 3 बोनस एंड कमीशन। देखो हमने जब एग्जांपल पूरा पढ़ा था तो ऑलरेडी उसमें एडजस्टमेंट आता है। बोनस एंड कमीशन में एडजस्टमेंट देखो कौन सा एडजस्टमेंट आता है लास्ट एडजस्टमेंट नंबर 13। क्या लिखा है कि रिकवरी आती है, उसमें क्या आती है रिकवरी। 4,000 रुपए उसको ज्यादा कमीशन दे दिया था, तो यहाँ लिखना पड़ेगा कि एडजस्टमेंट नंबर 13 के हिसाब से उसका टोटल बोनस और कमीशन कितना है 32,000। उसमें से 4,000 रुपए एक्स्ट्रा दिया था, उसको गलती से ज्यादा दे दिया था, तो उसकी रिकवरी आ गई। 30,000 में से 4,000 चले गए, तो अब उसका टैक्सेबल कमीशन कितना आया 28,000। 28,000 रुपए उसके बोनस और कमीशन है। तो यहाँ हमारे 4 पॉइंट सोल्व हो गए 1 2 3 और 13 बराबर। तो टोटल 13 पॉइंट्स टोटल हमारे 4 पॉइंट एग्जाम्पल में सॉल्व हुए। आगे देखते हैं पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 4 एंटरटेनमेंट अलाउंस 2,000 रुपए मिला है। एंटरटेनमेंट अलाउंस मिलता है तो वो पूरा का पूरा टैक्सेबल है। अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो रूल के हिसाब से 5,000 रुपए जितना टैक्स फ्री मिल सकता है रूल का कैलकुलेशन करके बराबर है। पर यहाँ ये तो प्राइवेट एम्प्लॉय है, जितना मिला पूरा का पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। नंबर 4 एंटरटेनमेंट अलाउंस कितना मिला है 2,000 पर मंथ। 2,000 पर मंथ है। साल का कितना होगा, हमें तो साल का कैलकुलेशन लेता है। पूरे साल का 2,000 इंटू 12 कितना आएगा टैक्सेबल 24,000 रुपए टैक्सेबल आएगा बराबर है। तो यहाँ पॉइंट नंबर 4 भी क्लियर। पॉइंट नंबर 5 चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस 2 बच्चों के लिए हर महीने 100 रुपया टैक्स फ्री मिलता है, 12 महीने का टैक्स फ्री होता है बराबर है। और अगर हॉस्टल अलाउंस आता है तो 2 बच्चों के लिए मैक्सिमम टैक्स फ्री होता है, 12 महीने का टैक्स आएगा। और कितना होता है अमाउंट कितनी है 300 रुपया मैक्सिमम टैक्स फ्री हर महीने होता है। हॉस्टल अलाउंस का रूल है। यहाँ चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस का रूल आया है, उसका भी कैलकुलेशन कर लेते हैं। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस बराबर टोटल अमाउंट कितना मिला है यहाँ एजुकेशन अलाउंस 1,200 रुपए पर मंथ। 1,200 रुपए पर मंथ, तो 1200 इंटू 12 टोटल कितना मिला होगा उनको 14,400 रुपया मिला होगा। यहाँ लेस एग्जम्प्टेड बराबर कितना एग्जम्प्टेड हो जाता है, तो
तो मैक्सिमम एक चाइल्ड के लिए, यहाँ एक ही चाइल्ड के लिए मिलता है, तो एक चाइल्ड के लिए 12 महीने के लिए और कितना रुपया आता है, 100 रुपया आता है। कितना आता है, 100 रुपया, बराबर। एक चाइल्ड के लिए 100 रुपया पर मंथ और 12 महीने का, तो 12 इंटू 100 इंटू 1, बराबर। टोटल कितना होगा, 1200 रुपया टैक्स फ्री हो जाएगा। 14,400 मिला है, उसमें से 1200 टैक्स फ्री हो गया है, तो टैक्सेबल अमाउंट कितनी आएगी एजुकेशन अलाउंस की, 14,400 माइनस 1200 कितना आएगा, 13,200। 13,200 रुपए उनके क्या हो जाएंगे, टैक्सेबल हो जाएंगे, बराबर। कौन सा अलाउंस, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, ओके। चलो उसके बाद हम आगे देखते हैं द पॉइंट नंबर 6, द एम्प्लॉयर हैज प्रोवाइडेड हिम फ्लैट विद फर्नीचर। देखो फर्नीचर दिया, फ्लैट दिया है, तो उसको एकोमोडेशन का कैलकुलेशन करना पड़ेगा, साथ में उसको फर्नीचर भी दिया है, तो नीचे फर्नीचर का भी कैलकुलेशन करना पड़ेगा। और जब हमने एग्जांपल पढ़ा तो उसमें एडजस्टमेंट नंबर 12 भी ध्यान में लेना है कि उसकी सैलरी से कुछ पैसा काटा है फ्लैट की सुविधा के लिए, तो वो भी हमें ध्यान में लेना पड़ेगा। तीनों चीजों हमें ध्यान में लेनी पड़ेगी, तो उसका कैलकुलेशन करते हैं। फर्निश्ड एकोमोडेशन, बराबर। एकोमोडेशन मतलब फ्लैट और फर्निश मतलब फर्नीचर के साथ उसको दिया है, तो फर्निश्ड एकोमोडेशन का यहाँ कैलकुलेशन करते हैं, बराबर है। एकोमोडेशन के लिए क्या कहा है वो पढ़ते हैं कि द एम्प्लॉयर हैज प्रोवाइडेड हिम अ फ्लैट विद फर्नीचर फॉर व्हिच द एम्प्लॉयर पेज रेंट ऑफ 16,000 पर मंथ। देखो फर्नीचर फ्लैट के लिए दो रूल है, एक कंपनी का मालिक का खुद का फ्लैट हो तो उसके रूल अलग है, सिटी की पॉपुलेशन देखनी पड़ती है, उसके हिसाब से 7.5%, 10% या 15% टैक्सेबल होता है, बराबर है। पर यहाँ भाड़े पे लेके दिया है, तो भाड़े के रूल क्या है, दो रूल है। एडजस्टमेंट नंबर 2 लिखते हैं, एकोमोडेशन, बराबर। एकोमोडेशन के लिए भाड़े पे लिया है, ऑन रेंट लिया है, ऑन रेंट मालिक ने, तो उसके लिए दो रूल है। पहला रूल है, बराबर है, पहला रूल क्या है कि एक्चुअल रेंट कितना पे किया मालिक ने, बराबर है, वो आएगा। तो एक्चुअल रेंट कितना पे किया है, यहाँ देखो मालिक ने भाड़े पे लेके दिया है 16,000 रुपए हर महीने भाड़ा भरता है, 16 इंटू 12, टोटल 16 इंटू 12 कितना होगा, वो हमें उसका कैलकुलेशन करना है। 16 इंटू 12, बराबर। नेट अमाउंट कितनी आएगी वो लिखनी है, एक 1,92,000 होगा, 16 इंटू 12, बराबर है। और में क्या है, 15% ऑफ सैलरी लेना है, सैलरी का कितना लेना है, 15% ऑफ सैलरी। अब ये जो एकोमोडेशन है उसमें सैलरी के लिए डेफिनेशन है कि सैलरी किसे कहते हैं, तो सैलरी का डेफिनेशन क्या है, सैलरी मींस BABC, BABC को सैलरी कहते हैं। B फॉर क्या है, बेसिक सैलरी। चलो बेसिक सैलरी कितनी है यहाँ, 3,57,000, 3,57,000। चलो ए मतलब ऑल टैक्सेबल अलाउंस, ऑल टैक्सेबल अलाउंस, बराबर। चलो टैक्सेबल अलाउंस कौन कौन से हैं, डीए मिला है, अगर रिटायरमेंट बेनिफिट में जाता है तो ही यहाँ लेना है, रिटायरमेंट बेनिफिट में नहीं जाता है तो नहीं लेना है। बोनस मिला है, बोनस और कमीशन तो लास्ट में आएगा, बी और सी। एंटरटेनमेंट अलाउंस मिला है 24,000, तो एंटरटेनमेंट अलाउंस आएगा 24,000, एंटरटेनमेंट अलाउंस 24,000 आएगा, बराबर है। एंटरटेनमेंट अलाउंस 24,000 ले लिया। उसके बाद और कोई है ये रहा चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस कितना है, 13, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस कितना है, 13,200, तो 13,200 वो आएगा, बराबर है। दोनों अलाउंस आ गए, कौन कौन से, एंटरटेनमेंट अलाउंस और चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, बराबर, दोनों ले लिए। अब और कोई अलाउंस है नहीं, तो बी हो गया, बेसिक अलाउंसेस हो गया। अब बोनस देखते हैं, बोनस एंड कमीशन, बी एंड सी साथ में ही दिया है, बोनस एंड कमीशन, बोनस एंड कमीशन कितनी अमाउंट है, ये रहा बोनस एंड कमीशन 28,000 है, तो 28,000 वो आ गए। टोटल कितना होगा, 3,57,000, 24,000, 13,200 और 28,000, कुल मिला के कितना होगा, जो भी अमाउंट होती है वो कितनी होगी, 4,22,200, बराबर। ये आया BABC, ये क्या आया सैलरी में, BABC। अब उसका 15% लेना है, तो 15% ऑफ 4,22,000
4,22,200 का 15% लेना है। तो 4,22,200 का 15% कितना होगा? 63,300 बराबर है। चलो अगर एकोमोडेशन रेंट पे लिया है तो ये दो चीज लेनी पड़ेगी। एक्चुअल रेंट 1,92,000 मालिक ने पे किया है। एम्प्लॉय का सैलरी का 15% कितना होता है? 63,300। अब रूल क्या है? विच एवर इज लेस, विच एवर इज लीस्ट, सबसे कम है वो लेना है। दोनों में से कम कौन सा है? ये है। तो ये टैक्सेबल अमाउंट होगी। कितनी होगी? 63,200। ये कैलकुलेशन किसका हुआ? सिर्फ एकोमोडेशन का हुआ। किसका हुआ? सिर्फ एकोमोडेशन का। अभी फर्नीचर तो बाकी है। चलो प्लस उसमें ऐड करते हैं फर्नीचर। फर्नीचर के रूल याद करो। फर्नीचर के रूल क्या है? दो रूल है। फर्नीचर अगर भाड़े पे लाके दिया है तो भाड़े की अमाउंट लिख दो, और फर्नीचर मकान अगर मालिक ने खरीद के दिया है तो फर्नीचर का जो कॉस्ट है उसका 10% लेना पड़ेगा। यहाँ रूल में क्या कहा है? पढ़ो। एग्जांपल में क्या दिया है कि द एम्प्लॉयर हैज परचेज एंड प्रोवाइड फर्नीचर ऑफ 5,84,000। मालिक ने खरीद के दिया है तो फर्नीचर कॉस्ट कितना है? 5,84,000। अब उसका कितना परसेंट लेना पड़ेगा? 10% लेना पड़ेगा। फर्नीचर जब खुद का खरीद के दिया है, बराबर, बाई करके दिया है बराबर, तो कितना लेना पड़ेगा? 10%। तो 5,84,000 का 10% कितना आएगा? 5,84,000 बराबर है। तो 63,300 मकान की कीमत आई। फर्नीचर की कीमत कितनी आई? फर्नीचर की 58,400 आई। दोनों मिला के कुल उसका मकान जो उसको मिला है कंपनी की तरफ से विद फर्नीचर, तो उस पर कितना रुपया टैक्स भरना पड़ेगा? इन दोनों का टोटल करते हैं। टोटल अमाउंट हुआ उनका 1,21,700 बराबर 58,400। तो कुल मिला के कितना हुआ? 58,400 प्लस 63,330। एक 21,730 टोटल अमाउंट कितनी हुई? 1,21,730 बराबर 0,0,0,0,0,0,300 बराबर 15%। ओके, तो यहाँ 15% ऑफ सैलरी। सैलरी क्या है? 4,22,200। उसके 15% 63,330 है। 63,330 सम से कम अमाउंट आएगी। प्लस फर्नीचर है 5,84,000 का, उसके 10% कितने आएंगे? 58,400। 58,400 प्लस 63,330 कितने होंगे? 1,21,730। तो ये आई मकान की वैल्यू आई। एक कंपनी ने जो उसको मकान भाड़े पे दिया है विद फर्नीचर, उस पर वो कितना टैक्स भरेगा? 1,21,730 रुपया उसको टैक्स पे करना पड़ेगा, मकान और फर्नीचर। और उसमें एक एडजस्टमेंट और है, हमें याद रखना है। कौन सा एडजस्टमेंट है? उसके साथ कनेक्टेड है एडजस्टमेंट नंबर 12। क्या लिखा है एडजस्टमेंट नंबर 12 में? क्या दिया है एडजस्टमेंट नंबर 12 के उनकी सैलरी रिकवर फ्रॉम ऑफ टोकन रेंट ऑफ द एकोमोडेशन 10% ऑफ बेसिक पे बराबर 10% ऑफ बेसिक पे 10% ऑफ बेसिक पे डिडक्टेड फ्रॉम सैलरी उसकी सैलरी से कितना परसेंट काट लेंगे? 10% काट लेंगे। इसको जो ये फैसिलिटी दी है कंपनी ने, मुफ्त में नहीं दी है। बेसिक पे का कितना परसेंट काट लेंगे? 10%। बेसिक पे कितना है? 3,57,000 उसका 10% कितना आएगा? 3,57,000 35,700। इसमें से 35,700 लेस हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? लेस बराबर है। 1,21,730 में से 35,700 लेस कर दो, टोटल अमाउंट कितना आएगा? 86,030 बराबर है। तो ये आई एकोमोडेशन की वैल्यू। ये पूरा एकोमोडेशन का कैलकुलेशन है। एकोमोडेशन भाड़े पे दिया है, भाड़े की अमाउंट, सैलरी का 15%, दो में से जो कम था वो लिया, लेस अमाउंट। फर्नीचर खरीद के दिया है तो 10% उसका जोड़ दिया, टोटल आया 21,730। उसकी सैलरी में से 10% काट लिया है, इस फैसिलिटी के 35,700 काट लिया है, तो 86,030 रुपया उसको टैक्स पे करना पड़ेगा। तो एकोमोडेशन की अमाउंट कितनी आई? 86,030।
एज पर नॉट नंबर 2, बराबर। नॉट नंबर हम दे सकते हैं कि नॉट नंबर 2 के हिसाब से ये कैलकुलेशन हुआ, बराबर है। अब पॉइंट नंबर 6 क्लियर हुआ। पॉइंट नंबर 7 देखते हैं। द एम्प्लॉयर हैज प्रोवाइडेड कार विद अ ड्राइवर, बराबर। कार और ड्राइवर दोनों दिया है। मैंने कहा था टेबल, वो टेबल आपको याद रखना है। टेबल के हिसाब से कार कितनी है, 1.8 सीसी से ज्यादा, 1.6 सीसी से ज्यादा है, बराबर है। और सारा खर्चा कौन भुगतता है, मालिक भुगतता है। तो मालिक भुगतता है तो क्या आता है, 2400 रुपया कर्मचारी को टैक्स पे करना पड़ेगा कार की फैसिलिटी के लिए। और ड्राइवर भी दिया है तो ड्राइवर का कितना आएगा, 900 रुपया टैक्सेबल आएगा। तो कार फैसिलिटी, कार 2400 रुपया पर मंथ टैक्सेबल प्लस 900 ड्राइवर का टैक्सेबल पर मंथ, टोटल कितना आएगा 3300 रुपया प्लस 12 महीने का, बराबर है। कार मिली है, सारा खर्चा कौन पे करता है, एम्प्लॉयर पे करता है। सारा खर्चा एम्प्लॉयर पे करता है तो 2400 रुपया पर मंथ टैक्स भरना पड़ेगा उसको। ड्राइवर भी दिया है, ड्राइवर का 900, टोटल 3300 रुपया टैक्स पे करना पड़ेगा। 12 मंथ का पे करना पड़ेगा उसको, टैक्स भरना पड़ेगा। 3300 इंटू 12 करना पड़ेगा। टोटल अमाउंट कितनी आएगी, 3300 इंटू 12, 39,600, बराबर। 3960, इतने रुपए पर उसको कार की जो फैसिलिटी मिली है, तो उसका कार तो कंपनी ने दी है, 1.6 सीसी से ज्यादा है, मालिक खुद सारा खर्चा पे कर रहा है, ड्राइवर भी दिया है, तो इतनी सारी फैसिलिटी कार की उसको मिली है, तो उसका टैक्स कितना भरना पड़ेगा, 39,600 रुपए उस कार की फैसिलिटी का टैक्स पे करना पड़ेगा। नेक्स्ट एडजस्टमेंट देखते हैं। नंबर 8 क्या है, इंटरेस्ट, द एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट्स 40%। देखो प्रोविडेंट फंड होता है, जैसे मैं कर्मचारी, मेरे में अगर प्रोविडेंट फंड है तो मेरा मालिक प्रोविडेंट फंड डालता है, बराबर है। तो वो 12% तक टैक्स फ्री होता है, 12 से ज्यादा डाला है तो टैक्सेबल है। उस प्रोविडेंट फंड का ब्याज भी मिलता है, ब्याज 9.5% टैक्स फ्री होता है, बराबर है। तो मालिक ने जो भी डाला है वो इस तरीके से होगा। मैंने खुद अगर प्रोविडेंट फंड में पैसा डाला है, मेरी सैलरी में से डिडक्ट होकर मेरा पैसा प्रोविडेंट फंड में गया है, तो वो यहाँ पर नहीं आता है। वो क्या है, मेरा इन्वेस्टमेंट माना जाता है। तो लास्ट में इन्वेस्टमेंट में एटीसी में जाएगा, बराबर है। एटीसी आगे हम सीखेंगे सारी इन्वेस्टमेंट, तो उसमें वो जाता है, यहाँ पर आता नहीं। तो पहला पॉइंट नंबर 8 है कि मालिक ने पैसा डाला है, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन इन ईयर, कितना है, 14% के हिसाब से कितना है, 14% के हिसाब से डाला है, बराबर है। तो 14% के हिसाब से गिनना पड़ेगा और 12% के हिसाब से टैक्स फ्री होगा। 14% के हिसाब से कितना डाला है वो हमें देखना पड़ेगा, बराबर है। प्रोविडेंट फंड, तो 14% कितना होता है सैलरी का, हमें देखना पड़ेगा। बराबर 4,9,980, बराबर। सैलरी का 14%, किसका लिया, सैलरी कितनी है, 3,57,000 का 14% कितना आया, 39,980। अब टैक्स फ्री कितना होता है, 12% टैक्स फ्री होता है। तो सैलरी का 12% करना पड़ेगा, 357 का 12%, 357 का 12%, 12% कितना होता है, 42,840, बराबर है। तो उसकी सैलरी कितनी है, 3,57,000, याद रखना। सैलरी 3,57,000 है, उसका 14% डाला, कितना हुआ, 39,980 डाला मालिक ने। टैक्स फ्री कितना होता है, टैक्स फ्री 12% टैक्स फ्री होता है। 12% कितना टैक्स फ्री होगा, 42,840। तो टैक्सेबल अमाउंट कितनी आई, 39,980 और 49,980 माइनस 42,840, 7,140, 7,140 रुपया उसको क्या करना पड़ेगा, ये जो उसको प्रोविडेंट फंड मिला है पीएफ, बराबर। मालिक ने जो 14% डाला है उसमें से कितना टैक्सेबल होगा, 7,140। मालिक ने डाला कितना है, 39,980। चलो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, नंबर 9, इंटरेस्ट क्रेडिटेड,
ऑन पीएफ। प्रोविडेंट फंड पर इंटरेस्ट क्रेडिट हुआ 9.5% के हिसाब से हुआ, कितना हुआ 9.5% के हिसाब से 20,900 अब 9.5% ही टैक्स फ्री है। टैक्स फ्री कितना है 9.5%। 9.5% मतलब 20,900 का 900 पूरा का पूरा टैक्स फ्री हो गया, बाहर कुछ आएगा नहीं। 20,900 होना चाहिए 9.5% के हिसाब से, उतना ही उतना डाला है, उतना ही इंटरेस्ट मिला है। अगर ज्यादा मिला होता 10% हिसाब से तो 9.5% टैक्स फ्री होता और आधा परसेंट क्या होता टैक्सेबल होता। पॉइंट नंबर 10 देखते हैं आगे क्या है। द एम्प्लॉयर हैज मेड डिडक्शन फ्रॉम हिज पे ऑफ एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, मतलब कर्मचारी का खुद का काटा है, कितना काटा है 14% पीएफ और डाला है। तो कर्मचारी की सैलरी में से, खुद की सैलरी में से 14% पीएफ जाता है तो उसको इन्वेस्टमेंट माना जाता है। एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन इन पीएफ जो यहाँ नहीं आता है वो क्या कहाँ जाता है इन्वेस्टमेंट में जाता है, तो यहाँ पर वो आता नहीं। तो एम्प्लॉइज का जो भी कंट्रीब्यूशन है, एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन इन पीएफ वो आता नहीं है इन्वेस्टमेंट में। 10वां पॉइंट हो गया। अब देखते हैं 11वां पॉइंट, प्रोफेशनल टैक्स कटा है वो डिडक्शन में जाएगा। फिर 12वां है पॉइंट के रिकवरी ऑफ टोकन रेंट, ये यहाँ हमने लिख लिया है रिकवरी ऑफ टोकन रेंट 12वां पॉइंट। 13वां पॉइंट है रिकवरी ऑफ कमीशन 4,000 रुपए, वो भी यहाँ लिख लिया है एडजस्टमेंट नंबर 13 4,000 रुपए एक्सेशन। तो यहाँ सारे के सारे पॉइंट कंप्लीट हो गए। अब इन सबका टोटल होगा, सारी अमाउंटों का टोटल, वो उसकी ग्रोस सैलरी कही जाएगी। क्या कही जाएगी ग्रोस सैलरी। ग्रोस सैलरी कितनी आती है, सबका टोटल करेंगे तो अमाउंट आएगी 7,25,370। अब उसमें से 3 चीजें लेस होती है, याद रखना। डिडक्शन 3 चीजों का होता है। सबसे पहला है जिसको कहा जाता है स्टैंडर्ड डिडक्शन, जो कि 50,000 की अमाउंट फिक्स है, बराबर है। दूसरा है प्रोफेशनल टैक्स, तो प्रोफेशनल टैक्स का यहाँ हमें पॉइंट, प्रोफेशनल टैक्स 2400 रुपया उसकी सैलरी में से कटा है, तो 50,000 और 2400 बराबर। तीसरा आता है एंटरटेनमेंट अलाउंस। एंटरटेनमेंट अलाउंस कब आता है, एंटरटेनमेंट अलाउंस टैक्स फ्री यहाँ अमाउंट आती है, पर जब गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता है तो ही आती है, ये तो प्राइवेट एम्प्लॉय है मतलब यहाँ आएगा नहीं। 50,000 और 2400 कुल मिला के 52,400 इसमें से लेस होंगे, 7,25,370 में से टोटल अमाउंट कितना होगा, टैक्सेबल अमाउंट आएगा उसका 4 लाख अंदाजन अमाउंट 40,000 50,000 और स्टैंडर्ड डिडक्शन के बाद टोटल अमाउंट कर देते हैं 7,25,370, 7,25,370 माइनस 52,400, टोटल अमाउंट आएगी 6,72,970। तो उसकी जो भी सैलरी है उस पे वो कितने रुपए पर टैक्स भरेगा, 6,72,970 रुपए पर उसको टैक्स पे करना पड़ेगा। ये सारे सैलरी के पॉइंट आ गए, बराबर है। उसके बाद उसकी डिडक्शन भी आ गई, बराबर है। यहाँ कमीशन का एडजस्टमेंट था वो कर दिया, यहाँ एडवांस उसकी सैलरी में से काटा था वो भी हमने बात कर दिया। ये सैलरी ऐसे गिननी है, एकोमोडेशन ऐसे गिनना है, फर्नीचर ऐसे गिनना है, और एक चीज नया आया कार का पॉइंट, वो भी हमें ध्यान में रखना है। तो इस तरीके का बड़ा एग्जाम्पल आ सकता है जिसमें सारे एडजस्टमेंट हमने ऑलमोस्ट कवर हो जाते हैं। थैंक यू वेरी मच।